उसके पीछे सोच तो वही है ना कि अहिंसा के तरीके से आगे बढ़ना है, सबको जोड़ के आगे चलना है। भारत की विदेश नीति की प्रारंभिक अवधि में ही 3 ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो बताती हैं कि यह नैतिक और आदर्शवाद का पालन करने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी थी। इसने शुरुआती दौर में ही भारत को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में पहचान भी देनी शुरू की थी। बांग्लादेश का निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बाद राजीव गांधी के काल में श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों को परास्त करने के लिए भारतीय शांति सेना का भेजना और फिर मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को बचाना और वहां विद्रोह को खत्म करने की कार्रवाई ने दुनिया में भारत को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में तकरीबन स्थापित ही कर दिया। आगे आने वाले दिनों में श्रीलंका में तमिल समस्या समाप्त हो गई और बांग्लादेश पूरी आन बान और शान से दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हो गया। श्रीलंका बहुत अच्छा दोस्त देश था भारत का, और वहाँ के नेताओं का तालमेल भारत के नेताओं से बहुत अच्छा था, और वो निर्गुणता के सम्मेलन में भी जुड़े हुए थे। पर ये धीरे धीरे जो एक तरह से भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद का एक तरह से अध्याय शुरू होता है, जिसको एक ज़माने में इंदिरा डॉक्ट्रिन भी कहते थे, नरसिम्हा राव ने इसका जिक्र किया था संसद में, तो उसको लेकर ये खासकर और भी पीछे ले जा सकते हैं ये पाकिस्तान के विभाजन को। तो अपने क्षेत्र में ये यथार्थवाद की तरफ जो रुझान बना विदेश नीति का, उसको चाहे मालदीव्स में जो हमने इंटरवीन किया था, वहाँ एक जब रेबल लोगों ने सत्ता को पलटने की कोशिश की थी, या हमने श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने की जो कोशिश की थी, वो यही था कि इस क्षेत्र में यदि कुछ देशों की अंदरूनी समस्याएं भी हैं, तो वहाँ के जो सत्ता में जो सरकार है वो यदि भारत को आमंत्रित करती है कि वहाँ जाकर उनकी अंदरूनी समस्या को सुलझाया जाए, तो भारत उसके लिए सक्षम है आज, और उसमें जाकर उस समस्या को सुलझा सकता है। उसी के चलते आप देखें कि भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। हालांकि अंदरूनी राजनीति में फिर वो ऐसा बदलाव आया कि जो भारत ने एक अपनी सकारात्मक योगदान देने की वहाँ कोशिश की थी, उसके बहुत खराब नतीजे निकले उसके बाद, और काफ़ी हद तक संबंधों पर भी उसमें असर पड़ा। हालांकि इसी काल में बांग्लादेश और नेपाल से भी कुछ अलोकतांत्रिक चुनौतियां मिली। बाद में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगाने के काम को मंजूरी भी मिली। तो यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल से राजीव गांधी के काल तक की विदेश नीति ने भारत को आदर्शवाद से क्षेत्रीय ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। आजादी के बाद भले ही भारत के नेताओं को कूटनीति के दांव पेच की उतनी समझ नहीं थी, लेकिन अपनी बात को मजबूती से कहने वाले देश के रूप में भारत की पूरी दुनिया में छवि बनी। यह था भारत की विदेश नीति का पहला भाग। विदेश नीति के अगले चरण के रूप में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।